पद्य भाग के अपन 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 2 कविताएं हैं इनकी, उत्साह और अर्थ नहीं रही है। पहले हम पढ़ेंगे उत्साह कविता, ठीक है। उत्साह से भी पहले पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। तो देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूल रूप से गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ठीक है। निराला की जो औपचारिक शिक्षा है वो 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? अच्छा, 1 मिनट। मतलब इन्होंने क्या किया, इनकी जो औपचारिक शिक्षा थी, जो स्कूली शिक्षा इनकी थी, वो 9वीं तक पूरी हुई, वहीं पर हुई, महिषादल में ही हुई। लेकिन उन्होंने स्वाध्याय मतलब अपने आप, ठीक है, स्वयं अध्ययन करके अपने आप से उन्होंने संस्कृत का, बांग्ला का और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, मतलब गहरा अध्ययन करने वाले थे और गहराई से उनको इनकी जानकारी थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। मतलब रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों के विचारों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। निराला का पारिवारिक जीवन जो है वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था, यानी कि इनको बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़े थे। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। जो इनके अपने थे, जो परिवार के खास सदस्य थे, उनका क्या था, असामयिक मतलब बिना समय की उनकी मृत्यु हो गई थी और एक के बाद एक परिवार वाले इनको छोड़कर जा रहे थे। तो इससे क्या है, भीतर तक मतलब दुखी हो गए थे, टूट गए थे पूरे ये। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और साहित्य में भी, साहित्य रचना में भी इनको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। एक मतलब कवि प्रमाणित होने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी इनकी जो प्रसिद्धि है, ख्याति मतलब प्रसिद्धि जो है वो अविस्मरणीय है, मतलब उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे मतलब बहुत श्रेष्ठ स्तर के, बहुत ऊंचे स्तर के उन्होंने उपन्यास भी लिखी, कहानी भी लिखी, आलोचना भी की और निबंध लेखन भी किया, ठीक है। ये जो सारे क्या है, और उनकी प्रसिद्धि इनसे बहुत हुई और ये सारे क्या है, अविस्मरणीय मतलब कभी भुलाए ना जाने वाले हैं। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, निराला रचनावली के नाम से, ठीक है। ये निराला रचनावली 8 भागों में विभक्त है और इन 8 भागों में इन्होंने जो भी लिखा है, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो आलोचना हो, चाहे वो निबंध हो, ठीक है, ये सारी की सारी रचनाएं इस निराला रचनावली में प्रकाशित है और ये निराला रचनावली 8 भागों में विभक्त है, ठीक है। निराला जो है विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, इनकी सरोकार मतलब विस्तृत क्षेत्र के, ठीक है, विस्तृत कार्यों को अपनाने वाले। विस्तृत क्षेत्र मतलब एक कार्य अपनाकर बहुत सारे कार्यों को अपनाने वाले कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। ये निराला जो थे, दार्शनिक ज्ञान भी उनको था, विद्रोह भी उनकी कविताओं में है, क्रांति भी है, प्रेम भी है, बहुत स्वाभाविक सरल सहज प्रेम भी है, प्रकृति का विराट स्वरूप भी उन्होंने अपनी कविताओं में वर्णन किया है तथा उदात्त चित्र मतलब श्रेष्ठ स्तर की जो चित्रमयी रचना है वो भी इनकी कविताओं में है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में
नए प्रयोगों को संभव किया। ठीक है, छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं जो शोषक वर्ग है और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भी भाव है। ठीक है, इन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, अपने निबंधों में क्या किया है? शोषित लोग, जिनका शोषण किया जाता है, जिनकी उपेक्षा कर दी गई है, ठीक है, जिनको पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित मतलब दुख दिया जाता है, उन लोगों के प्रति उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में गहरी सहानुभूति जताई है। तो दूसरी तरफ जो शोषक वर्ग है, जो लोगों का शोषण करता है, जो सत्ता में होता है, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, ठीक है, ऐसे शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति, ठीक है, जो मतलब शासनाधिकारी दूसरे लोगों पर या अपने से निम्न लोगों पर, अपने से छोटे लोगों पर जो अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनका बहुत प्रचंड प्रतिकार, प्रबल विरोध उन्होंने किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम, ठीक है। उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह एक मतलब लोगों को जागरूक करने वाला गीत है। आह्वान मतलब किसी को बुलाना, जागरूक करना, संबोधित करना, जो कि मतलब बादल को संबोधित करता है। ठीक है, बादल निराला का प्रिय विषय है, यानी कि बादल पर निराला ने कई कविताएं लिखी, तो इनको अच्छा लगता है। कविता में जो बादल है वो एक तरफ तो पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, ठीक है, तो दूसरी तरफ वही बादल क्या है? नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। एक तरफ बादल क्या करता है? जो पीड़ित लोग होते हैं, जो प्यासे लोग होते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। दूसरी तरफ वही बादल क्या करता है? पुराने लोगों की जगह नए लोगों को, ठीक है, जिनकी नई कल्पना है, नए अंकुरों के लिए, मतलब नए लोगों को आगे आने के लिए, ठीक है ना, आगे आने देने के लिए क्या करता है? वो पुराने लोगों का, जो अंधविश्वासी है, रूढ़िवादी है, उनका विध्वंस, उनका विनाश करता है। विप्लव मतलब तबाही फैलाता है, ठीक है, और क्रांति की चेतना को भी जगाता है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सुंदर कल्पना भी है और क्रांति चेतना भी है। क्रांति के द्वारा वो लोगों को जागरूक भी कर रहा है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जब भी कोई सामाजिक क्रांति होती है या समाज में कोई परिवर्तन होता है, तो उसमें साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब कविता के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करता है, और कविता क्या है? बहुत सारे लोगों के पास पहुंचती है, जिससे लोग जागरूक होते हैं, उनके अंदर चेतना आती है, वो सावधान होते हैं, सचेत होते हैं। ठीक है, तो साहित्य रचना क्या है? एक महत्वपूर्ण माध्यम है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। इस कविता को वो नया जीवन या नई कविता के रूप में देखते हैं। दूसरी कविता इनकी है अट नहीं रही है। ये क्या है? कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है, मतलब अनेक विषयों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। कवि ने इस कविता में सुंदर शब्दों का चयन किया है, ठीक है, एक लय का, एक राग का चयन किया है। इसके कारण जो कविता है वो भी फागुन के महीने की तरह ही बहुत सुंदर बन गई है और ललित, पवित्र बन गई है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो। एक मिनट, कवि ने यहाँ पर क्या है? उस सुंदर वातावरण का वर्णन किया है जिस वातावरण में काले काले बादल छा रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, जिससे क्या है? वातावरण बहुत ही सुंदर बन गया, मतलब बारिश
और बिजली चमकना हर किसी को अच्छा लगता है जब गर्मी लग रही हो। ठीक है, तो इसके माध्यम से कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल गरजो। क्या कह रहा है? हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। मतलब इसका क्या है कि तुम घेर घेर मतलब उमड़ घुमड़ कर, ठीक है, आकाश में, पूरे आकाश में उमड़ घुमड़ कर धाराधर हो मतलब मूसलाधार वर्षा करो। आई बात समझ में? यहाँ पर पहले बोलेंगे कि जो कवि है वो बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल तुम इस विशाल आकाश में उमड़ घुमड़ कर मतलब घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। तीसरी लाइन में कह रहा है कि ललित ललित काले घुंघराले। ठीक है, ललित का मतलब यहाँ पर क्या है? सुंदर। यहाँ पर बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारे काले काले घुंघराले बाल है। ठीक है, यानी कि बादल के स्वरूप को वो बालक के समान बता रहा है। यहाँ पर बादल के स्वरूप को वो बालक के समान बताते हुए कह रहा है कि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारे काले काले घुंघराले बाल है। इसलिए हे काले काले घुंघराले बालों वाले सुंदर बादल, तुम उमड़ घुमड़ कर भयंकर मतलब बहुत गर्जना करके, भयंकर गर्जना करके मूसलाधार बारिश करो मतलब मूसलाधार बरसो या मूसलाधार बारिश करो। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको यहाँ तक? ठीक है, फिर कवि कह रहा है कि बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो तुम हो वो क्या है? मतलब बालक के समान अबोध, बालक के समान अबोध हो। अबोध मतलब तुम्हें अभी कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, जैसे बच्चे को जितना ज्ञान होता है उतना ज्ञान ही तुम्हारे अंदर है। हम यहाँ पर कहेंगे कि तुम बालक के अबोध बालक के समान हो और कल्पना से तुम्हें पाला गया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अबोध कल्पना से तुमको पाला गया है। ठीक है, क्या कहेंगे कि जो तुम हो वो अबोध बालक के समान, उस बालक की अबोध कल्पना के समान पाले गए हो। इस लाइन का अर्थ है। फिर वो कह रहा है कि विद्युत छवि उर्मे, यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम अपने हृदय में बिजली, विद्युत मतलब बिजली की शोभा को धारण करो। तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण करो। नवजीवन वाले और तुम नवीन सृष्टि करो। ठीक है, नए संसार की रचना करो। और फिर कह रहा है कि तुम जो है मतलब तुम्हारा जो पानी है, जल है, जल जो है वो क्या है? नवीन जीवन, नए जीवन को देने वाला है। तुम्हारे जल से नया जन्म होता है। आई बात समझ में? नवजीवन वाले मतलब तुम्हारे जल से, तुम्हारे बादल के जो जल है, पानी है, बरसात है, उससे नया जीवन होता है, नव जीवन देने वाले हो। फिर कह रहा है कि वज्र छिपा, तुम्हारे अंदर वज्रपात करने की शक्ति छिपी हुई है। वज्रपात मतलब सब कुछ नष्ट कर देना, वज्र गिर जाना मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर जो है वज्र की शक्ति, वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। नूतन कविता, फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि तुम मेरे हृदय में, मेरे हृदय को नई कविता से भर दो, अर्थात संसार को नई प्रेरणा दो। आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि पहले तो कह रहा है कि तुम मेरे हृदय में नई कविता भर दो, अर्थात मतलब संसार को नई प्रेरणा दो। ठीक है, फिर भर दो बादल गरजो। संसार को नई प्रेरणा के लिए उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो, उनको जागरूक करो और उनके अंदर नई चेतना फिर से भर दो। हे बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो और गरज कर लोगों को जागरूक करो। आगे बात सबके समझ में यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। पल्लव कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब कवि है वो क्या है? बादलों के माध्यम से नव युवकों के हृदय में उत्साह का संचार
कर रहा है। ठीक है, कवि यहाँ पर बादलों के माध्यम से नव युवक हैं उनके अंदर उत्साह का संचार कर रहा है। कैसे संचार कर रहा है वो, कि तुम गरजो, अपने लिए आवाज उठाओ और ऐसे गरजो कि चारों तरफ तुम्हारी आवाज फैल जाए। ठीक है ना, मूसलाधार वर्षा करो तो चारों तरफ तुम्हारी आवाज गूंज जाए। तुम क्या हो, अभी तुम क्या हो, मतलब बहुत सुंदर हो। ठीक है, उसकी मतलब नवयुवकों की जो शोभा है उसका वर्णन कर रहा है बादलों के माध्यम से। तुम सुंदर हो, तुम्हारे घुंघराले बाल है, ठीक है ना, तुम बालक, तुम्हारा स्वरूप कल्पना का है, तुम्हें मतलब कल्पना से पाला गया है, अर्थात तुम नई नई कल्पनाएं करते हो लेकिन अभी अबोध हो, तुम्हें अभी सांसारिक ज्ञान पूरा नहीं है। ठीक है ना, फिर वो कह रहा है कि विद्युत छवि उर्मे, मतलब तुम्हारे अंदर जो है, तुम अंदर अपने अंदर क्या है, बिजली की सी शोभा, एक चमक को, वो चमक जो लोगों की आंखों को चौंधिया दे, उस चमक को धारण करो। ठीक है, फिर क्या है, नव जीवन वाले, मतलब तुम्हारे माध्यम से लोगों को नया जीवन मिल सकता है। फिर कह रहा है कि वज्र छिपा, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति छिपी हुई है कि तुम पुराने अंधविश्वासों को, पुराने रीति रिवाजों को उखाड़कर फेंक सकते हो, उनको नष्ट कर सकते हो और नए नियम बना सकते हो जो कि अंधविश्वास पर आधारित ना हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि अभी लोगों को नई कविता की जरूरत है, मतलब नए नियमों की जरूरत है, इसलिए तुम लोगों के मन में क्या करो, लोगों के मन को प्रेरणा से भर दो, उनको प्रेरित करो। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहा कवि, बादलों के माध्यम से नव युवकों में उत्साह का संचार कर रहा है। आगे बात सबके समझ में, पलक समझ में आ गई? दोनों आपको, चलिए ठीक है, बाकी का बेटा अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम, ओके बेटा, बाय।